तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज के क्लास में जो आपका दोस्त आपको बताने वाला है नन हिंदी। काफी कमेंट आ चुका था कि सर नन हिंदी का बताइए। तो आज मैं जो आपके वीडियो में बताने वाला है बिल्कुल तरह से पूछना तय है। और हिंदी बताने वाले हैं और हिंदी मतलब नन हिंदी, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नन हिंदी। तो ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्यावर संग्रह के साथ साथ मैं आपको आज इस वीडियो में बिल्कुल चैप्टर से बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल तरह से वायरल क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलेगा। और मिलते ही आप अगर देख लेते हैं तो देख लेते हैं, इसके लिए बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि वीडियो आते ही आप देखिए और वीडियो को पुनः उसी समय हम उसको डिलीट कर देते हैं, जिससे हमारे ऊपर किसी प्रकार का क्लेम ना हो। तो इसके लिए जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच पाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जिंदा है तो डैश डैश शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो दोस्तों आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे या ये 10th में है न हिंदी में। तो ये जो है एक कविता है, जो कि राइट आंसर, इसका राइट आंसर बिल्कुल तरह से ए ऑप्शन जो है 100% सही हो जाएगा। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर। तो कुछ इस प्रकार की कविता है जो आपको याद होना भी चाहिए। चलिए अगला सवाल आपका है 2 नंबर, तो जिंदा है तो डैश कविता के कवि कौन है। दोस्तों इसका कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शंकर शैलेंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका, विनाश के बाद क्या होता है। जी विनाश के बाद जो है सो क्या होता है, तो विनाश के बाद नव निर्माण होता है। ये बिल्कुल तरह से कहा गया है कि जब विनाश होता है तो वहां पर कोई नए वस्तु का निर्माण होता है। जैसे आप अवलोकन कर सकते हैं अपने गाँव समाज में, यदि कहीं पे विनाश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहां पे नव निर्माण अर्थात नया चीज की कोई ना कोई बनाया जाता है और बनता है। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ये, हौसलों और उत्साहपूर्ण, हौसलों के साथ साथ उसका उत्साह अर्थात खुशीपूर्ण जीवन व्यतीत करने और जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं कवि। चलिए 5 नंबर है, ये एक मतलब 5 चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है ना। तो जिंदा है तो डैश कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 5 नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रखा गया है जो आपको एग्जाम देना है। चलिए 6 नंबर है क्वेश्चन और 7 नंबर सवाल है यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। तो 7 नंबर सवाल 6 नंबर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। 6 क्वेश्चन है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। तो कैसा व्यक्ति है जो जिंदा माना जाता है, तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, स्वाभिमानी, जो खुद पे अभिमानी रहता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब स्वाभिमानी लोग होते हैं सो। चलिए 7 नंबर है, तो जिंदा है तो डैश कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। यानी तू जिंदा है ये जो कविता है आपका, ये किस पक्ष का वर्णन करता है। तो 7 नंबर का आंसर होगा बी, आशावादी, ये एक आशा की किरण लाती है जो हम लोग को जीवन में अपनाना चाहिए। चलिए 8 है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो डैश कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात कहें, उसको एक होने की बात कवि जी क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आजादी के प्राप्ति के लिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, आजादी प्राप्ति के लिए ये बात कवि शैलेंद्र जी बोलते हैं। इस चैप्टर का 9वां नंबर सवाल अर्थात लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, स्वराज का अर्थ क्या होता है जी। तो 9 का आंसर आपको डी रखना है, बिल्कुल तरह से डी। ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ के रखिए ताकि आपको एग्जाम में कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं ईदगाह चैप्टर का इंपोर्टेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन रखा गया है। ध्यान रखिएगा, हम इसी प्रकार से आपको आउट क्वेश्चन भी देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल क्वेश्चन पेपर ला करके नहीं दूंगा, और लेकिन मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इसमें है, ऐसे दूंगा जिससे हमारे ऊपर किसी प्रकार की क्लेम भी नहीं आ पाएगा। ईदगाह कहानी आधारित है, किस पे आधारित है, ये जो है एक समाज पे आधारित है ईदगाह कहानी, और ये समाज के कैसे बालक पर यानी बच्चों पर आधारित है कि बच्चे जो है क्या करते हैं, माँ के लिए चिमटा को वो किस प्रकार से मेला में जाता है लेकिन चिमटा ही खरीद के लाता है अमीना। चलिए अगला क्वेश्चन, रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है। देखिए रमजान के कितने दिन बाद आते हैं, तो बहुत अच्छा सवाल है, 2 का आंसर सी होगा, 30 दिन बाद, लगभग 30 दिन के बाद जो है रमजान का दिन आता है। पाठ मतलब यहाँ पे 2 का आंसर हो गया सी। चलिए अगला सवाल आपका 3 नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर सवाल है कि हामिद खिलौनों के बदले खिलौने की जगह पर अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था। तो चिमटा खरीदा था।
तो यहाँ पे आप लोग का 4 नंबर सवाल अगला आ चुका है। 4 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ईदगाह ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। ध्यान रखिएगा, ईदगाह शीर्षक कहानी जो है ये जो है मुंशी प्रेमचंद चंद्र जी का जो है रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही आपका 5 नंबर सवाल पूछा गया है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करते हैं। बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही अच्छा है ये कहानी। तो ये 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मार्मिक रूप से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे अपने को जो है जी को अपने चंचल नहीं बनाता है। और कहा गया है कि रहीमन जिहबा बाबरी कहीं गयो सड़क पताल, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। लेकिन ये बच्चे देखिए किस प्रकार से अपनी जिहबा को कमान रखते हैं और चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए। हमीद ने चिमटा क्यों खरीदा था, तो हमीद ने चिमटा इसलिए खरीदा था क्योंकि रोटी सेकने में दादी की हाथ जल जाता था, इसलिए उन्होंने खरीदा था। राइट आंसर डी। एकदम मस्ती से जाइए एग्जाम में और आप लोग इसमें 100 में 100 लाइएगा, ये मेरा दुआ है और आशीर्वाद आपके साथ है। बस आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइएगा। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कैसा जीवन जब व्यक्ति को जीता है कोई बच्चे तो उसको वयस्क यानी बड़े आदमी की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो 7 का आंसर होगा बी, अभावग्रस्त। जब उसको अभाव होगा, अभाव से जब ग्रसित हो जाएगा, अभाव उसके पास काफी रहेगा, तब जाके उनका माइंड काफी डेवलप हो जाता है। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है। वैसे दोस्तों याद रखिएगा कि जीवन में विद्यार्थी जीवन यदि कष्ट आपको नहीं हुआ है तो आप विद्यार्थी नहीं है। बिल्कुल तरह से कष्ट होना चाहिए, तभी आप जीवन में सफलता आपके चरणों में होगा और आप सफल हो पाएंगे। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है, चलिए तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अभाव एवं चुनौतियों के बच्चे को परिपक्व बनाता है। अभाव और चुनौतियां उनके सामने ऐसा आता है जो उनको एकदम कठोर और उनको एकदम मजबूत बनाने का काम करता है। चलिए लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, अमीना कौन थी। अमीना जो है हमीद की क्या थी, दादी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का, जो 100% सही है। और ये इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हमने बता चुके हैं। चलिए तीसरा नंबर चैप्टर है करमवीर। करमवीर चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो किस भाषा में ये लिखी गई है, तो 3 का आंसर यहाँ पे पहला का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये खड़ी हिंदी भाषा में लिखी गई है, एकदम तरह से हिंदी है। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है। तो 2 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म के प्रति। राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कर्मफुल होना चाहिए, कर्म जरूर करना चाहिए व्यक्ति को, और कर्म ही उनकी सफलता का पहला सीढ़ी होता है। चलिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं जी। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं और वो क्या करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है, तो वो करमवीर पाठ है। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे 5 नंबर पूछा गया है, परिश्रम के द्वारा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए। हाँ 5वां सवाल है कि परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है। तो जी तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा, कर्मवीर जो होते हैं, कर्मयोगी पुरुष होते हैं, वो प्राप्त करते हैं। 6 नंबर सवाल है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, तो एक कर्मवीर जो पुरुष होते हैं वही होते हैं। तो 6 का आंसर आपका डी होता है, जो 1, 2, 3% सही है, एकदम गलत होने की बात नहीं। कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो कर्मवीर पाठ के आधार पर जो है आप महान पुरुष कई हुए हैं, उनमें से किनको सब आप अपना आदर्श मानते हैं। तो इसके लिए आप 7 का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे आदर्श आप अपना इच्छानुसार भी मान सकते हैं, तो इसका हो जाएगा हम मानते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी मानते हैं, और सभी लोग को मानते हैं। तो यहाँ पे खासकर आपका आंसर डी होगा, क्योंकि ये बहुत ही कर्मयोगी पुरुष थे। चलिए 8 नंबर सवाल है, अंतिम सवाल है इस चैप्टर का कि कर्मवीर की क्या पहचान है। तो कर्मवीर की क्या पहचान है, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कर्म के प्रति निष्ठा रखता है वही कर्मवीर कहलाता है। तो 3 चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं बाल गोविंद भगत जो जटाधारी रहते थे उनके बारे में। चैप्टर नंबर आपका 4 है। चलिए इसका है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। जब वो बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, लगभग 60 से ऊपर था, यानी बूढ़े अवस्था में जा चुके थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे। देखिए कबीर जी को वो साहब क्यों मानते थे, क्योंकि वो जो है कबीर के आदर्श पर चलते थे, यानी कबीर जी के बाणी पर वो चलते थे, और उनकी जो है बैरागी को ये जरूर गाते रहते थे। ठीक है, चलिए
3 नंबर सवाल है, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा जमा बैठते थे? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में, मंदिर में? तो 3 का आंसर आपका राइट हो जाएगा, घर के आंगन में वो अच्छा से पलथी मार के बैठते थे जम करके। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? देखिए बाल गोविंद भगत जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रचना है। एकदम 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में लिखा जा चुका है। 5 नंबर है, बाल गोविंद भगत पैसे से क्या थे? तो पेशे से गृहस्थ थे, अर्थात वो किसान थे, लेकिन देखने में वो साधु लगते थे। ठीक है, तो 5 का आंसर आपका सी हो गया है। चलिए अगला सवाल है आपका 6 नंबर कि बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विद्या है? ये कौन सी विद्या है? ये कहानी है, कविता है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, रेखा चित्र है। चलिए बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे, ऊपर हमने सवाल में भी देख लिए थे। चलिए इस प्रकार से ये चैप्टर फिनिश है। आपका 5 नंबर है, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है जी? कितनी ऊंचाई का? हुंडरू की जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बहुत शानदार सवाल है और आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका 5 का है, तो यहाँ पर आंसर बी होगा, 243 फुट के आसपास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5 का आपका बी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 2 नंबर यहाँ पे है, हुंगरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लगभग ये 27 किलोमीटर दूर है झारखंड से। चलिए रांची से, यानी झारखंड रांची का राजधानी होता है। हुंगरू की शोभा कैसे बनी हुई है? तो 3 का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्राकृतिक के द्वारा ये बनी हुई है। चलिए 4 नंबर, जैसा हुंगरू की झरना वैसा उसका मार्ग, किसने कहा ऐसी बात? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक जी ने ऐसे कहे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ऐसी बात बोले हैं। चलिए नहीं राम वृक्ष बेनीपुरी इस पाठ के लेखक दूसरा लोग हैं। चलिए अगला सवाल आपका है यहाँ पे, हुंगरू के जलप्रपात में किस संस्कृत का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, आदिवासी संस्कृति का इसमें वर्णन किया गया। चलिए 6 नंबर सवाल है, हुंगरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? तो 6 का ये होगा, यात्र वृत्तांत है, एकदम याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल है, हुंगरू का जलप्रपात किसकी रचना है? तो यहाँ पे आइए, ये किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम का। राइट आंसर बी 100% सही है। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं और फिर 9 नंबर देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट सवाल है ये दोनों। छोटा नागपुर फिक्स है, पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा जा चुका है। और ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, विशेष क्वेश्चन भी है, हमको याद उतना ढंग से नहीं आ पाया क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? तो ये जो है लेखक की दृष्टि में स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर। चलिए स्वर्ग का एक छोटा टुकड़ा है। हुंडरू जलप्रपात के पास कितने बंगला बनवा दिया है? तो 9 का आंसर होगा ए, जिला बोर्ड ने। किसने बनवा दिया है? तो जिला बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बनवाए। चलिए अगला है 6 नंबर चैप्टर का। तो 6 नंबर का पहला है, नाम से बड़ा क्या होता है जी? तो नाम से बड़ा जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो होता है गुण होता है, उनका सबसे बड़ा चीज होता है गुण। चलिए 2 नंबर सवाल है, गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे बिहारी जी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, यहाँ पे नर की अरु नल नीर की गति एक जैसी क्यों? चलिए तो यहाँ पे 3 नंबर सवाल है आपका, चैप्टर 6 का है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं। राइट आंसर 3 का यहाँ पर सी होता है। 4 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे 4 नंबर सवाल पूछा गया है कि बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? तो जी, तो 4 का आंसर होगा सी, निर्मल हृदय में वो वास करते हैं, अर्थात मिलते हैं। चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 5 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 5 नंबर सवाल ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये पूछा जा रहा है कि सच्चा व्यक्ति कौन होता है? जी, तो सच्चा व्यक्ति कौन होता है? तो वो होता है जिसका हृदय पवित्र होता है, वो व्यक्ति सच्चे माने जाते हैं और अच्छे दिल के माने जाते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल है आपका, बिहारी के अनुसार सत्य संगति क्या है? तो 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सच्चे व्यक्ति का साथ होता है, ये सत्य संगति कहलाता है। एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो वो सत्य संगति। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी जी जो है ये किस काल के कवि है? तो ये जो है आपका रीति काल के कवि है। राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए पूछना तय है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, बिहारी किस रस के कवि है? तो 8 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पंत यहाँ पे श्रृंगार रस का। प्रेम के कवि के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध? प्रेम के कवि के रूप में यहाँ पे बिहारी जी प्रसिद्ध हुए हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे 9 नंबर सवाल है और 9 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा
हाँ 9 का आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा बिहारी लाल का है। चलिए 10 है बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है, बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है, तो 10 का आंसर बी होगा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को राधा नगरी बोले। चलिए 7 है ठेस कैसी रचना है, ठेस जो है ये कैसी रचना है, याद रखिएगा 7 का ठेस जो है यह एक जो है आंचलिक रचना है। चलिए 2 नंबर है ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो सिरचन है, सिरचन जो चटाई बीनते थे। 2 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर मानू कौन थी, चलिए मानू कौन थी, देखिए यहाँ पे सवाल देखिए यहाँ पे समझिएगा मानू कौन थी, तो 3 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक कहानी का नायिका थी। ठेस कहानी में कितने पात्र हैं, तो ठेस कहानी में जो है पात्र कितने हैं, तो 4 पात्र है। गांव वाले सिरचन को क्या समझते थे, तो उसको क्या गांव के लोग उनको क्या समझते थे, तो उनको समझते थे चटोर। ठीक है चलिए चटोर। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है जी, तो ठेस चैप्टर कहानी के लेखक जो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। चलिए 6 का ए 7 है फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे, तो यहाँ पे 7 का आंसर होगा सी लोकामन के मर्मज्ञ। चलिए 8 नंबर है ठेस कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं को कैसा वर्णन करते हैं, तो 8 का आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे आपका। चलिए 8 नंबर ठेस 9 नंबर सवाल है ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है, तो मिथिलांचल की, राइट आंसर डी मिथिलांचल की जान रहे हैं। चलिए 8 नंबर है बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने का कामना मुखर हुई है, तो पहला का आंसर हो जाएगा 8 का यहाँ पर चैप्टर है ए हो जाएगा संसार। कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं, कविता को उर्दू भाषा में हम लोग उसको कहते हैं नज्म कहते हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहे हैं, तो 3 का आंसर हो जाएगा बी बच्चे लोग कर रहे हैं दुआ ईश्वर से। बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं जी, तो बच्चे जो है ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, बच्चे ईश्वर से उनसे अपना उनके वतन की शान बढ़े ये मांग रहे हैं। 5 है बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो 5 का आंसर डी होगा मोहम्मद इकबाल जी है, बहुत अच्छा कविता है ये, नज्म है ये। चलिए बच्चे यहाँ पे है आपका 6 नंबर बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है जी, ये क्या है, ये प्रार्थना है, प्रार्थना गीत है या सभी गलत है, तो 6 का आंसर सी होगा ये प्रार्थना के साथ साथ ये गीत है। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है जी, तो 7 का आंसर होगा बच्चे की दुआ में है। चलिए 9 नंबर सवाल देख, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा लेकिन हम सारी चीज समझाते हुए चलेंगे। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र है, तो 9 का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला का डी हो जाएगा। चलिए दूसरा है अशोक का शास्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन है, तो 2 का आंसर होगा डी कालिंग युद्ध का। चलिए अगला सवाल देखते हैं पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी, तो 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा अपने पिता का। कलिंग युद्ध कितने दिनों तक चला था, कलिंग युद्ध जो है ये लगभग चला था 4 सालों तक चला था, 4 का आंसर ये हो गया। चलिए अगला सवाल भी इसका है देख, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 5 नंबर सवाल है अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, तो ये एक जो है एक प्रकार का नाटक है, तो 5 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाटक है, राइट आंसर ऑप्शन डी एकदम सही है। अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक जो है वो है आपका वंशीधर श्रीवास्तव। 7 है अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, अहिंसा परमो धर्म और शांति का पक्षधर। चलिए 8 और 9 नंबर सवाल है इस चैप्टर का लास्ट सवाल है अशोक कहाँ का सम्राट था, अशोक कहाँ के राजा था, सम्राट का मतलब राजा थे, ये मगध के राजा थे। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी, कलिंग महाराज की कन्या का नाम था पद्मा। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर में और इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगर आगे भी आप चाहते हैं 10 से ऊपर व्याकरण सही चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो